उस बर्फीली रात को मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। सड़क पर बर्फ की खतरनाक सफेद चादर बिछी हुई थी और दृश्यता लगभग शून्य थी। मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को तब तक पकड़े रखा था जब तक सफेद नहीं हो जाए। जब मैंने बर्फीले तूफान में नियॉन साइन से चमकते हुए मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड देखा तो मुझे राहत मिली। मैं पार्किंग लॉट में गई जो बिल्कुल खाली था। मैंने वहां अपनी गाड़ी पार्क की और मोटी बर्फ के बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ी। स्टोर के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट झिलमिलाते हुए अजीब सी परेशान कर देने वाली आवाज कर रही थी। वो जगह एकदम सुनसान थी। सिर्फ 2 ही लोग रसोई में चुपचाप काम कर रहे थे। मैंने अपने अंदर उठ रही बेचैनी को दूर किया और काउंटर की ओर चल दी। चिपचिपे बालों और बिना भाव वाले एक लड़के ने मेरे ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेते हुए उसने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं। मैं खिड़की किनारे लगे एक टेबल पर जाकर बैठ गई। बाहर जोरों से तूफान चल रहा था। स्टोर के अंदर की गर्मी से मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन मैं इस एहसास को अपने जहन से हटा नहीं पा रही थी कि शायद कोई मुझे देख रहा है। अपने खाने का इंतजार करते हुए मेरी नजर रेस्टोरेंट के कोने में रखे जोकर पर पड़ी। वो रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की आकृति थी जो अपने बड़े जूतों और बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं कांपने लगी और मैंने अपना मुंह फेर लिया। कुछ मिनट के बाद मैंने उस खाली रेस्टोरेंट में एक डरावनी हंसी की आवाज सुनी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो दोनों कर्मचारी आराम से अपना काम कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर से हंसी की आवाज आई, इस बार और नजदीक और भयानक। मैंने अपनी बाहों को रगड़ा और अपने ऊपर हावी हो चुकी ठंड को दूर करने की कोशिश की। लाइट्स टिमटिमाई और मैंने थोड़े से अंधेरे में उस स्टैच्यू को किसी और स्थिति में देखा। उसका सर मेरी तरफ झुका हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुम लोगों ने सुना? कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना काम करते रहे जैसे उन्हें आसपास हो रही किसी भी गतिविधि का एहसास ना हो। मैं जोकर की तरफ वापस मुड़ी, लेकिन अब वो अपनी पहले पोजीशन में वापस आ गया। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी घबराहट को दूर करने की कोशिश की। मेरा खाना आ गया और मैं उसे जबरदस्ती खाने लगी, लेकिन बेचैनी मुझे सता रही थी। जब मैंने अपना आधा खाना खा लिया तो मेरा ध्यान ट्रे पर केचप से लिखे संदेश पर गया। रोनाल्ड पर विश्वास मत करना। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने आसपास देखा, लेकिन रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। कर्मचारी अभी भी किचन में ही थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं फौरन मुड़कर देखती हूँ, लेकिन वहां कोई नहीं था। लाइट्स फिर से झिलमिलाई और अंधेरे में जब मैंने स्टोर के कोने में देखा तो जोकर अभी भी वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। ये सच नहीं हो सकता। ये सब सिर्फ मेरी एक कल्पना ही है, मैंने खुद से कहा, लेकिन डर सच था। मैं उसे देख सकती थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा और मुझे जोकर की परछाई नजर आई जो मुझे देखकर हंस रही थी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें चढ़ने लगी। मुझे घबराहट हो रही थी। मुझे वहां से बाहर निकलने की जरूरत थी। मैं खड़ी हुई। मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मेरे करीब आ रही हैं। हवा भारी होने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाती, एक कर्मचारी मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। क्या ठीक है मैम? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें काली थी, लगभग हिंसक। मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैरों पर जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया। वो लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। अगर आप मेरे साथ किचन में आना चाहें तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा किचन बर्गर्स हैं हमारी तरफ से आपके लिए। उसके बात करने का ढंग, उसके चेहरे का भाव ने मुझे आतंक में डाल दिया। मैंने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, पता नहीं। तुमने अपना नाम क्या बताया? कम ऑन, इतने अच्छे बर्गर्स के लिए मना करना बहुत शर्म की बात है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी। तुम्हारा नाम टेरेसा है ना? मुझे ऑर्डर लेते हुए पता लगा। हाँ, और तुम्हारा नाम? रोनाल्ड। सॉरी, मैं अपना टैग पहनना भूल गया। मेरा खून बर्फ की तरह जम गया। केचप से लिखा हुआ संदेश मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं अपना सर हिलाते हुए पीछे हो गई। उसकी मुस्कान चली गई और उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं पीछे मुड़ी और भागने लगी। मुझे अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगी। मैंने दरवाजा खोला और ठंडी हवा के थप्पड़ मेरे मुंह पर आकर लगे, लेकिन मैं तब तक भागती रही जब तक कि मैं अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गई। मैं चाबी टटोलने लगी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं आखिरकार दरवाजा खोलने में सफल हुई और मैंने खुद को गाड़ी के अंदर ढकेल कर गाड़ी अंदर से बंद कर ली। बर्फ से ढकी सड़क पर मैं तेजी से गाड़ी चला सकती थी। मैंने चलाई और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे मन में उस रात की घटना बुरे सपने की तरह दोबारा दोहराने लगी। 1 हफ्ते बाद खबर सामने आई। उस मैकडॉनल्ड के 2 कर्मचारियों को 3 औरतों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। औरतों की लाशें फ्रीजर से बरामद की गई। उनमें से एक कर्मचारी का नाम रोनाल्ड था। उस खबर ने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। मैं उनकी अगली शिकार बनने से सिर्फ कुछ इंच दूर थी। मेरा ऐसा मानना है कि उस रात उन औरतों में से एक की आत्मा ने मुझे उस दिन बचाया था।
टॉम हमेशा से ही अजीब था। मैं उसके साथ मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट पर काम करती थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीजें भी देखी थी जो किसी और ने नहीं देखी। वो चुप रहता था, हमेशा अपने आप से बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती, जैसे उसे लगता हो कि दीवारें उसके करीब आ रही हैं। उसकी कुछ अजीब हरकतें थी। वो एक रिदम में अपनी उंगलियां काउंटर पर टैप करता। कभी वो अचानक बिना वजह हंसने लगता। वो धीमे धीमे हंसता, जिस वजह से डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं कई बार सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का बर्ताव करता है। मैं जानती थी कि उसकी निजी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं है। उसके पेरेंट्स का तलाक है, उसे नशे की लत थी और सर पर बहुत कर्जा। वो हमेशा ही परेशानी में रहता था, जिसे वो संभाल नहीं पाता। फिर मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह उलझ जाएंगी। वो रात भी हर रात की तरह ही शुरू हुई। टॉम ड्राइव थ्रू पर बने काउंटर का ध्यान रख रहा था। रात के करीब 10 बजे थे जब एक गाड़ी आकर रुकी। अंदर जोर जोर से गाने बज रहे थे और अंदर बैठे लोग नशे में थे। मैकडॉनल्ड्स में स्वागत है, आपका ऑर्डर क्या है सर? उन्होंने बड़बड़ाते हुए और हंसते हुए अपना ऑर्डर दिया। टॉम और मैंने एक दूसरे को देखा। ये एक लंबी रात होने वाली थी। इसके लिए आपको $23 देने होंगे। ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का, जिसने सर पर टोपी पहनी हुई थी, मुड़ा और उसने पैसे दिए। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और टॉम के बारे में कुछ कहा। टॉम ने खुद को संभाले रखा और उन्हें उनके बर्गर, कोक और कॉफी दी। तुमने हमें गलत ऑर्डर दिया है, बेवकूफ आदमी। टॉम की आंखें घूम गई, लेकिन वो आराम से उन्हें समझाने लगा कि उसने सही ऑर्डर दिया है। नशे में धुत आदमी ने फिर से जिद की और इस बार उसके मुंह पर गर्म कॉफी का कप फेंक दिया। जब कॉफी टॉम पर आकर गिरी तो उसका चेहरा झुलस गया और वो दर्द से करहा उठा और चिल्लाने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे लोग हंसने लगे और टॉम को गुस्सा आ गया। वो मुड़ा और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं खड़ी की खड़ी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ पल के बाद मैंने लोहे की रॉड की तेज आवाज सुनी। टॉम ने उसे स्टोरेज कमरे से निकाला था। वो चेहरे पर बहुत साधारण भाव लेकर गाड़ी के पास गया। ये तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई कुछ करता, टॉम ने उस लोहे की रॉड को घुमाया और गाड़ी के आगे वाला शीशा तोड़ दिया। सदमे में आकर ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के ने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, रॉड उसके सर पर आकर लगी। हड्डी के टूटने की आवाज पार्किंग में गूंज उठी। गाड़ी के चारों तरफ खून फैल गया और वो लड़का बेजान होकर गाड़ी के सामने गिर गया। हर तरफ खतरे का माहौल बन गया। दूसरा दोस्त, लंबा दुबला पतला लड़का, उसने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की। टॉम ने छलांग लगाई, उसे कॉलर से पकड़ा और उसका सर खिड़की पर दे मारा। टॉम रुको! उसने एक बार फिर उस लड़के का सर खिड़की पर दे मारा और एक बार फिर, जब तक कि शीशा टूट नहीं गया। खून से भरे चेहरे के साथ वो लड़का नीचे गिर गया और फिर टॉम ने एक बार दोबारा लोहे की रॉड को उठाया और उस लड़के के सर पर मारता गया जब तक वो फट नहीं गया। टॉम के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दे रहे थे। अब टॉम का ध्यान उन दो लड़कियों पर गया जो अभी तक गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने गाड़ी की सीट आगे करके एक लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे लात मार दी और फिर गाड़ी को अंदर से बंद कर दिया। टॉम ने ईंट उठाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर 2 बार उसे खिड़की की तरफ फेंका, जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लड़कियां बुरी तरह से रो रही थी, डरी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। प्लीज हमें छोड़ दो। मैं वहां से भागना चाहती थी, मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पांव जम गए। मैंने 911 पर फोन मिलाया। टॉम वापस से स्टोर रूम गया और वहां से गैसोलीन का डब्बा उठाकर ले आया। फिर उसने गाड़ी पर उसका छिड़ाव शुरू किया। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के साथ अपने तरीके से बर्ताव करोगे और फिर बच निकलोगे? उसने माचिस की तिली जलाई और उसे गाड़ी की तरफ फेंक दिया। आग की लपटें उठने लगी, जिससे गाड़ी भीषण आग की चपेट में आ गई। गाड़ी के अंदर से चिल्लाने की आवाज कम हो गई जैसे ही पार्किंग लॉट में हो रहे धमाकों ने सबको हिला दिया। इतनी दूर से देखने पर भी मेरी त्वचा आग की गर्मी से झुलस गई। टॉम! क्यों? लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनाई दिए। टॉम ने लोहे की रॉड फेंक दी और अपने घुटनों पर बैठ गया। पागलों की तरह हंसने लगा। पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेर लिया। रिलीज, रिलीज, रिलीज! वो बड़बड़ाता रहा जब पुलिस उसे हथकड़ी लगा रही थी और बाकी कर्मचारी गाड़ी के अंदर फंसी लड़कियों को बचा रहे थे। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उस भयंकर घटना को देखने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पुलिस ने टॉम को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। पार्किंग वाली जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। लाशें, खून और जली हुई गाड़ी। मैं टॉम के आंखों की चमक कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसका सोच समझ कर लिया हुआ एक एक कदम जो उसे पागलपन की इस हद तक ले आया था। उसके गुस्से की वजह सिर्फ वो कॉफी या बेइज्जती नहीं थी। कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है।
मैं डेटिंग ऐप को लेकर हमेशा सावधान रहती थी, लेकिन जब ब्रॉक की प्रोफाइल सामने आई तो उसकी अजीब मुस्कान और ईमानदार जीवन के बारे में जानकर मैं आकर्षित हो गई। हमने कुछ दिन तक मैसेज पर बात की और मुझे एक अनोखा रिश्ता महसूस होने लगा। इसलिए जब उसने मुझे सभी जगहों में से मैकडॉनल्ड में डिनर करने के लिए कहा तो मुझे ये अटपटा लगने के बजाय अलग लगा। तब मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी। शाम की शुरुआत आम तरह से हुई। ब्रॉक एक लंबा और दुबला पतला लड़का था, जिसके उलझे हुए भूरे बाल और घबराहट भरी आंखें थी, जिनसे ऊर्जा झलक रही थी। वो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम लाइन में खड़े इंतजार कर रहे थे तो मैंने उसे फंसे हुए जानवर की तरह इधर उधर देखकर घबराते हुए देखा, जब तक उसने जोकर को नहीं देखा। मैंने इससे पहले डेट की घबराहट के रूप में नजरअंदाज कर दिया। मैकडॉनल्ड में उनका मैस्कॉट रोनाल्ड मैकडॉनल्ड के कपड़े पहने हुए एक आदमी था, जो एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाकर हर परिवार से बात कर रहा था। जैसे ही ब्रॉक की नजर उस पर पड़ी, उसका बर्ताव बदल गया। वो पीला पड़ गया और उसकी सांसें चढ़ने लगी। क्या तुम ठीक हो ब्रॉक? वो जोकर, आखिर ये लोग चलते फिरते मैस्कॉट रखते क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, लेकिन मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हम एक जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन उसका ध्यान जोकर से हट नहीं रहा था। उसने अपना खाना छुआ तक नहीं। वो खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। मुझे उसके माथे पर पसीना नजर आया। ब्रॉक, मुझसे बात करो, क्या हो रहा है? वो हमें देख रहा है लीजा। वो यहाँ तुम्हें लेने आया है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन्हीं में से एक ने मुझे बचपन में भी डराया था, लेकिन अब नहीं, कभी नहीं। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। जब वो जोकर हमारे टेबल पर आया, ब्रॉक ने फौरन रिएक्ट किया और उसका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक और डरा देने वाला था। वो उछलकर टेबल पर बैठ गया और हमारी ट्रेस को जोर जोर से बचाने लगा। उसने हाथ में मेटल ले लिया। दूर रहो उससे। वो जोकर डर गया और उसने एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रॉक ने अपनी पूरी जान लगाकर ट्रे स्टैंड को हवा में घुमाया और उस आदमी के सर पर वार किया। जोर की आवाज आई। वो आदमी दर्द से रोने लगा। लोग चिल्लाने लगे और पेरेंट्स ने अपने बच्चों की आंखें बंद कर दी, लेकिन ब्रॉक नहीं रुका। तब जाकर मुझे समझ में आया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ब्रॉक रुको, प्लीज रुक जाओ। उसने मेरी बात नहीं सुनी। जोकर के सर से खून टपकने लगा और वो जमीन पर गिर गया, लेकिन ब्रॉक अभी भी उसे लगातार मार रहा था, हर बार पिछले से और भी ज्यादा तेज। वे उस आदमी के अंदर से जान निकलते हुए देख सकती थी। ये बहुत ही डरावना था। लोगों ने बीच में दखल देने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक उन पर भी हमला करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने हाथ में कुर्सी पकड़ी और उसे एक आदमी के पीठ पर दे मारी। एक औरत को लात मार के पीछे कर दिया, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ तक कि पास में खड़े एक आदमी के मुंह पर गरम गरम कॉफी फेंकी। तो लोगों ने उसे पीछे से पकड़ा और जोकर को राहत देने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक बहुत ताकतवर था। उसने अपना वजन एक आदमी पर डाला और उसे दीवार से टकरा दिया, जिससे वो आजाद हो गया। फिर उसने दूसरे आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसने खून से लथपथ जोकर की तरफ देखा और उस पर झपटा। उसकी छाती पर बैठकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर बार बार घूंसे मारने लगा। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर चिल्लाने का शोर था। कोई भी ब्रॉक को रोक नहीं पा रहा था। वो उस आदमी को बुरी तरह मार रहा था। ब्रॉक रुक जाओ, तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसकी ताकत किसी शैतान से कम नहीं थी। उसने मुझे धक्का देकर पीछे हटा दिया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरा सर घूमने लगा। मुझे अपने सर पर तेज दर्द का एहसास हुआ और मैंने देखा कि मेरी गर्दन के पीछे से खून निकल रहा है। मैं समझ गई थी कि मुझे मदद बुलाने की जरूरत है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर भी मैंने लड़खड़ाते हुए हाथों से 911 पर फोन किया। मैं ये नहीं सुन पाई कि ऑपरेटर ने क्या जवाब दिया। मैं सिर्फ ब्रॉक को आतंक मचाते हुए देखती रही। उसने एक चाकू उठाया और चिल्लाते हुए उस जोकर की बेजान आंखों को निकालने लगा। ये नजर घिनौने से भी बदतर थी। ये एक बुरे सपने जैसा था जो हकीकत में बदल गया था। मुझे दूर से ही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आ गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें आने में बरसों लग गए हों। जब पुलिस अंदर घुसी तब भी रॉक अपने पागलपन में था। उन्होंने चिल्लाकर उसे अपना हथियार रखने को कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। बहुत सारे ऑफिसर्स मिलकर उसे पीछे करने में सफल हुए। उन्होंने उसे जमीन पर उल्टा लेटा दिया और वो जानवर की तरह तड़पता और घूरता रहा कि वो जोकर हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। उन्हें 2 बार उसे टेज करना पड़ा, तब जाकर वो काबू में आए। उसके बाद मुझे सिर्फ झिलमिलाती लाइट्स दिखी। बाद में मैंने अखबारों में पढ़ा कि ब्रॉक को बचपन से ही स्किज़ोफ्रेनिया है। एक दर्दनाक घटना के बाद से उसे जोकर से बहुत डर लगता था। एक लड़की के साथ डेट पर आने का तनाव और फिर अपने सामने अचानक एक जोकर को देख लेने से उसके बचपन के काफी सारे किस्से उसके सामने आ गए, जिस वजह से ये हुआ। इस बात पर कोई शक नहीं कि उसकी जिंदगी की अब तक की सबसे खराब पहली डेट थी।